नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। छिटपुट हिंसा आरोप प्रत्यारोप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और तमाम आरोपों के बीच शनिवार को पश्चिम बंगाल में भारी मतदान हुआ। 8 चरणों में फैले चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों के लिए मतदान हुआ। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप जड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ जगहों से ऐसी भी शिकायतें आई कि टीएमसी का बटन दबाने पर भी वोट बीजेपी को ही जाता है। बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि टीएमसी चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पोलिंग बूथ में घुसने, नारेबाजी करने और वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। पश्चिमी मिदनापुर के मोहनपुर में एक मतदान केंद्र पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की लाश मिली, तो सालतोड़ो में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए हुए मतदान में बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। शाम 6 बजे तक बंगाल में 80% और असम में 72% मतदान हो चुका था। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर मतदान हुआ। पिछली बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 30 सीटों में से बीजेपी को किसी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन असम में उसने 47 में से 27 सीटें जीती थी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला है, तो असम में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन आमने सामने हैं। देश भर में तेज रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के मामलों में तेजी को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्लिनिकल ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर ध्यान देने को कहा गया है। बैठक में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अफसरों को बताया गया कि 12 राज्यों के 46 जिलों से कोरोना संक्रमण के 71% मामले सामने आ रहे हैं और 69% मौतें भी इन्हीं जिलों में हुई हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र के 36 जिले कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली समेत अन्य राज्यों के अफसर शामिल रहे। पंजाब के अबोहर से बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर शनिवार को मुक्तसर जिले के मलोट में किसानों ने हमला कर दिया। किसानों ने अरुण नारंग के कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस ने जैसे तैसे करके उन्हें बचाया। पुलिस ने अरुण नारंग को बचाने के लिए एक दुकान के अंदर बंद कर दिया। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के कई नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। किसानों का कहना है कि बीजेपी के नेता जहां जहां जाएंगे उनका विरोध किया जाएगा। हरियाणा में भी ऐसी घटना हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर आपत्ति दर्ज कराई है। बांग्लादेश दौरे के दौरान मोदी के मातुआ समुदाय के मंदिर में जाने और इस समुदाय के लोगों को संबोधित करने को ममता ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। ममता ने कहा है कि टीएमसी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगी। ममता ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक बांग्लादेशी एक्टर के टीएमसी की रैली में शामिल होने पर बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार से कहकर उसका वीज़ा कैंसिल करवा दिया था। ममता ने कहा कि जब यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो आपको एक वर्ग के वोट चाहिए और आप वहाँ पहुँच गए। ममता ने कहा कि आपका वीज़ा क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओराकांदी स्थित मातुआ समुदाय के मंदिर में पहुंचे और उन्होंने मातुआ समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। छात्रा से बलात्कार के मामले में अभियुक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। पीड़िता शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कानून की छात्रा थी। स्वामी चिन्मयानंद इस कॉलेज की प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद ने 1 साल तक उसका बलात्कार किया था। पीड़िता और उसके परिवार की ओर से आरोप लगाया गया था कि चिन्मयानंद के सियासी रसूख के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी और इसमें जानबूझकर देरी भी की जा रही थी। पीड़िता ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था और यूपी पुलिस ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में मदद मांगी थी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा है कि एयर इंडिया का 100% विनिवेश होगा और उसे कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। उन्होंने कहा कि खरीदारों को बोली लगाने के लिए 64 दिन का समय दिया गया है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि एयर इंडिया फर्स्ट क्लास रेटेड संपत्ति है, लेकिन इस पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और हमें उसे साफ करना है। भारत में कोरोना की एक और वैक्सीन कोवोवैक्स का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसका ट्रायल भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ इसकी वैक्सीन कोवोवैक्स के लिए करार किया है। यदि इस वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिलती है तो सीरम इंस्टीट्यूट के पास ये दूसरी वैक्सीन होगी जिसका वह उत्पादन करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट पहले से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा विकसित की गई कोविशील्ड नाम की वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और दुनिया भर के देशों में इसको भेजा जा रहा है। भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिली है और इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। एक स्थानीय अदालत ने साल 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम सहित 6 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की सहमति दे दी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर के नंगला मंडोर गांव के इंटर कॉलेज में हुई जाट महापंचायत में भड़काऊ भाषण दिए थे। इनके खिलाफ ये मुकदमा शिखेड़ा पुलिस थाने के SHO चरण सिंह यादव ने दर्ज कराया था। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली थी और हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का सफाया हो गया था। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए कुछ शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में भी बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और लॉकडाउन लगाने की अटकलें चल रही हैं। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है और लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। 23 मार्च से ब्लॉक हुई स्वेज नहर के कारण भारत की शिपिंग लाइन खासी प्रभावित हो रही है। नहर के उत्तर और दक्षिण की ओर 200 जहाज फंसे हुए हैं और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 350 तक पहुंच सकता है। इस संकट के कारण समुद्र में दोनों ही ओर लंबा जाम लग गया है। सैकड़ों की संख्या में जहाज और तेल टैंकर फंसे हुए हैं। इस वजह से क्रूड में उछाल देखने को मिल रहा है और इसमें करीब 3% की तेजी आई है। केंद्र सरकार ने इस मुश्किल हालात को संभालने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि शिवसेना तो यूपीए का हिस्सा ही नहीं है। उनके मुताबिक ये चर्चा का विषय ही नहीं है। संजय राउत लंबे वक्त से एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की हिमायत करते आ रहे हैं। राउत कह चुके हैं कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता यूपीए की अगुवाई करें और अगर ऐसा होता है तो कई दल इससे जुड़ेंगे। लेकिन राउत की ये मांग कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी यूपीए पर सवाल उठाए गए थे। शिवसेना ने कहा था कि यूपीए को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एनजीओ है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने देश भर के लोगों को फिर से परेशान कर दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 62,336 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 17 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 289 लोगों की मौत हुई है और ये 30 दिसंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। बीते 24 घंटों में एक्टिव मामलों में भी जबरदस्त उछाल आया है और एक ही दिन में 32,000 मामले बढ़ गए हैं।
कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा 4.5 लाख से ज्यादा हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों का यह आंकड़ा अचानक 40 से 50 और फिर 60,000 तक पहुंच गया है। कई राज्यों में कोरोना के कई नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और इसके बाद से ही सरकार के साथ ही आम लोग भी परेशान हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द सामने आया है। रावत ने एक कार्यक्रम में अपनी तुलना अभिमन्यु से कर डाली। रावत ने कहा कि जब अभिमन्यु को कौरवों के द्वारा छल कपट से मारा जाता है तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, वो हाथ खड़े करके कहती है कि इसका प्रतिकार करो पांडवों। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा होने से महज 9 दिन पहले हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को इस पद पर बैठाया गया है, जो अपने बयानों के लिए बीते कुछ दिनों में काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। अभी तक की खबरों के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।